दी ललन टॉप शो इज ब्रॉट टू यू बाय दुकान। लाइफ होगी आसान जब ऑनलाइन चलेगी दुकान। अभी डाउनलोड करिए खाता बुक का दुकान ऐप और शेयर करिए ये लिस्ट ग्राहकों के साथ व्हाट्सएप पर, जिससे वो अपना ऑर्डर आसानी से आपको भेज सकते हैं। जल्द ही अपनाएं खाता बुक का दुकान ऐप, 100% मुफ्त, सुरक्षित और आसान ऑनलाइन दुकान। शहर में आदमी कोई भी नहीं कत्ल हुआ, नाम थे लोगों के जो कत्ल हुए। सर नहीं काटा किसी ने भी, कहीं पर कोई, लोगों ने टोपियां काटी थी। गुलजार की लाइन में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक बार फिर एक दंगे की जांच को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कुछ आरोपियों को बचाने और कुछ को गलत फंसाने की बात कही जा रही है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो में आज विस्तार से बात करेंगे कि क्या दिल्ली दंगों की जांच में पुलिस भेदभाव कर रही है। बात करेंगे कि खरीफ की फसल की कटाई छोड़कर किसान संसद के पास डेरा क्यों डाले हैं। बात करेंगे कि संसद में आज भीतर क्या हुआ, आपसे जुड़े किस मुद्दे पर कितनी बहस हुई, और आपको यह भी बताएंगे कि चीन से झगड़े पर जब कल रक्षा मंत्री ने लोकसभा में बयान दे दिया था, तो आज प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक क्यों बुलाई। लेकिन शो में सबसे पहले दिन का वीडियो। ये नजारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनसभा का है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची में शिवराज का भाषण चल रहा था। तभी कुछ लोग बंद करो मतदान, बिक जाते हैं श्रीमान के नारे लगाते हैं। काफी देर तक सभा में ये हंगामा चलता है। अब कांग्रेस ये वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर मजे ले रही है। कई लोग कह रहे हैं कांग्रेस की ही करतूत है, और कई कि कांग्रेस अपना घर नहीं रखा पाती और फिर सभाओं में जाकर नारे देती है। जिसकी जैसी श्रद्धा उसका वैसा बयान। और अपडेट वो ये कि राज्य में 28 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। सांची सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ पाला बदलकर बीजेपी में आए डॉक्टर प्रभुराम चौधरी मैदान में हैं, और इसी क्रम में यह जनसभा 15 सितंबर को आयोजित हुई। नारेबाजी करने वालों को पुलिस सभा स्थल से दूर ले गई, 4 लोगों को हिरासत में लिया, देर रात छोड़ दिया। लेकिन मध्य प्रदेश में सत्ता किसकी गिरफ्त में रहेगी, ये तस्वीर उपचुनाव के बाद ज्यादा साफ होगी। ये था वीडियो, अब बारी दिन की सुर्खियों की। हमेशा की तरह सबसे पहले कोरोना के अपडेट। भारत में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 50 लाख, अंग्रेजी जबान में कहूं तो 5 मिलियन के बैरियर को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में 90,123 नए मामले सामने आए, 1,290 लोगों की मौत हुई। संक्रमण का कुल आंकड़ा 50,20,360, एक्टिव मामले 9,95,933। कोरोना के बढ़ते आंकड़े पर थोड़ी सी चिंता संसद में भी दिखी। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन कोरोना पर बयान दे रहे थे। इस पर आज राज्यसभा में चर्चा हुई। कांग्रेस के सांसद आनंद शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने 37,000 से 78,000 मौतों को लॉकडाउन से रोकने का जो आंकड़ा दिया, उसका वैज्ञानिक आधार क्या है, ये आंकड़ा कहां से आया, ये बताया जाए। आनंद शर्मा के इस भाषण के दौरान हंगामा भी हुआ, 2.5 घंटे चर्चा चली और फिर सदन कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अगला अपडेट सीमा विवाद से जुड़ा। भारत चीन सीमा विवाद के बीच गृह मंत्रालय ने आज राज्यसभा में जानकारी दी कि पिछले 6 महीनों से चीन की तरफ से कोई घुसपैठ नहीं हुई। बीजेपी के सांसद अनिल अग्रवाल के सवाल पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह लिखित जवाब दिया। गृह मंत्रालय की तरफ से यह दावा तब किया गया जब ठीक एक दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में लद्दाख में तनाव के बारे में कई बातें रखी। हालांकि उन्होंने भी घुसपैठ जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन यह जरूर जोड़ा था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए ने दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का अपमान किया है। साथ ही उन्होंने चीन की तरफ से उल्लंघन की बात कही। घुसपैठ वाली बात पर गृह मंत्रालय के अधिकारी की तरफ से स्पष्टीकरण भी आया कि उल्लंघन और घुसपैठ में अंतर है। उन्होंने बताया कि आम बोलचाल में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर मिलिट्री एक्शन के संदर्भ में उल्लंघन शब्द का इस्तेमाल होता है, और घुसपैठ शब्द तब यूज किया जाता है जब लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी के भीतर कोई आ जाए।
इन सबके बीच मोदी सरकार ने बुधवार को चीन के साथ लद्दाख में जारी विवाद को लेकर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। विपक्ष सीमा विवाद को लेकर विस्तृत चर्चा चाहता था, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि कई संवेदनशील जानकारियां हैं जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती, और इसके बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। 15 जून वाली हिंसा के बाद भी प्रधानमंत्री ने सभी दलों को हालात की जानकारी दी थी। अगली सुर्खी इस वीडियो में है। दिल्ली में संसद की तरफ बढ़ रहे हैं किसान। पंजाब, हरियाणा, यूपी से हजारों किसान राजधानी पहुंचे कृषि संबंधी 3 अध्यादेशों पर विवाद के चलते। इसके बारे में हम शो में पहले भी बात कर चुके हैं, आगे भी विस्तार से करते रहेंगे। सरकार इन अध्यादेशों को बिल के रूप में संसद से पारित कराना चाहती है ताकि ये स्थायी कानून बन जाए। 3 बिल संसद में पेश किए जा चुके हैं। कांग्रेस समेत कई दल विरोध में हैं। यहां तक कि एनडीए में शामिल पंजाब का अकाली दल भी इसका विरोध कर रहा है। सरकार और बीजेपी के नेताओं किसानों को मनाने की कोशिश में लगे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कांग्रेस पहले इन बिलों का समर्थन कर रही थी, अब सियासत कर रही है। नड्डा ने नए कानूनों से किसानों के फायदे भी गिनवाए। सुनिए। सुविधाजनक तरीके से किसान अपने उत्पाद को बेच सके, इसकी व्यवस्था है। और इसका जो मूल है कि अनाज मंडी के थ्रू, अभी क्या है, अनाज मंडी के थ्रू ही बेचा जाता है। यह आपको सुविधा देता है कि अनाज मंडी से बाहर भी आप बेच सकते हैं और आप अपने दाम को तय कर सकते हैं। और इसी तरीके से ये ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी व्यवस्था है और किसान कंपेयर कर लेगा कि कहां हमको उचित दाम मिल रहा है। कॉम्पिटिटिव होगा कि हमको वहां इतना दाम मिल रहा है, आप इतने में देंगे तो मैं यहां बेचूंगा। इन तीनों बिलों का संसद में अपडेट क्या है? आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन बिल 15 सितंबर को लोकसभा से पास हो चुका है। इसके अलावा बाकी के 2 बिल, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा बिल और मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता बिल, ये संसद में पेश हो चुके हैं। इन पर आज लोकसभा में बहस भी शुरू हुई। चौथी सुर्खी जम्मू कश्मीर से है, जहां पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। राजौरी जिले में एलओसी के पास हुई गोलीबारी में भारतीय सेना की 16 कॉप के जवान नायक अनीश थॉमस शहीद हो गए। इसके अलावा एक अफसर और 2 जवान घायल भी हुए। सेना ने एक बयान में बताया कि 15 सितंबर को ये गोलीबारी सुंदरबनी सेक्टर में हुई। जम्मू कश्मीर में ऐसे मामलों को लेकर एक जानकारी केंद्र सरकार ने भी संसद में दी। गृह मंत्रालय के मुताबिक 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी किए जाने के बाद 10 सितंबर 2020 तक आतंकियों से जुड़ी घटनाओं में 49 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, 45 नागरिक मारे गए। वहीं सीजफायर उल्लंघन में इस अवधि के दौरान 25 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए और 26 नागरिक मारे गए। अगली सुर्खी अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज अर्थव्यवस्था के हाल पर फिर बयान दिया। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को उभरने में समय लगेगा क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पहली तिमाही के जीडीपी डेटा से पता चला कि कोविड ने किस तरह देश में असर किया। साथ ही जोड़ा कि केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। आखिरी सुर्खी सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ा एक अपडेट है। सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के सामने पेश हुई। हालांकि उन्हें वापस भेज दिया गया। क्यों? मामले में पूछताछ कर रही एनसीबी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से एक अधिकारी के कोविड पॉजिटिव होने की खबर आई। फिर एनसीबी की तरफ से बताया गया कि टीम के बाकी सदस्यों की जांच होगी, प्रोटोकॉल का पालन होगा और बताया गया कि इसी वजह से जांच में हिस्सा लेने आई श्रुति मोदी को वापस भेजा गया। ये थी सुर्खियां। अब बारी बड़ी खबर की। दंगे होना दुर्भाग्यपूर्ण होता है। ये बताता है कि इतनी तरक्की के बाद भी इंसानों के दिमाग में अपने मजहब को लेकर गंदगी, हिंसा, घृणा भरी हुई है। दुर्भाग्यपूर्ण होता है दंगे होना, दुर्भाग्यपूर्ण होता है उसमें बेगुनाहों का मरना। दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि दंगे होते हैं और जिनकी जिम्मेदारी है कानून की व्यवस्था को बनाए रखने की, वो वक्त से दखल नहीं दे पाते। लेकिन सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण होता है दंगे की सही जांच ना होना, दंगाइयों को पकड़ा ना जाना, उनको सख्त सजा ना मिलना। देश में दंगों का इतिहास कहता है कि हर दंगे के बाद जांच पर सवाल उठे हैं, फिर चाहे वो 84 का दंगा हो या 2002 का।
सब अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से दंगों का जिक्र करते हैं और मेरे देश का नागरिक वो संविधान टटोले या मजहब, क्योंकि अब फिर से सवाल उठ रहे हैं इस दफा दिल्ली में इसी बरस हुए दंगों की जांच पर। सवाल यह कि जांच में सिर्फ एक समुदाय को ही टारगेट किया जा रहा है क्या, या फिर एक पार्टी के समर्थकों को बचाया जा रहा है। और ये सवाल सिर्फ विपक्षी पार्टियां नहीं उठा रही, देश के 9 पूर्व आईपीएस अफसरों ने सवाल उठाए हैं। मुंबई के पूर्व कमिश्नर जूलियो रिबेरो समेत इन 9 पूर्व अफसरों ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को एक खुला खत लिखा, मांग की कि दंगों की जांच दोबारा हो। चिट्ठी में यह भी लिखा कि हिंसा भड़काने वाले जो लोग सत्ताधारी पार्टी के साथ थे उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया, सिर्फ सीएए का विरोध करने वालों को फंसाया गया। किसी भी जांच पर सवाल उठें तो विस्तार से बात होनी चाहिए, इसलिए आज हम दिल्ली दंगों की जांच पर विस्तार से बात करेंगे। क्या वाकई हिंसा भड़काने वाले बीजेपी के नेताओं को पुलिस ने छोड़ दिया है? क्या किसी एक धर्म, एक समुदाय के लोगों के खिलाफ ही पुलिस कार्रवाई कर रही है, या फिर दंगों के बहाने क्या सरकार अपने पुराने विरोधियों को लपेट रही है? पुलिस जांच पर क्या आरोप है? पुलिस का अपनी सफाई में क्या कहना है? किसके आरोपों में कितना दम है? सब तथ्य सामने रखेंगे, नतीजे पर आप खुद पहुंचे। बात शुरू करेंगे साल 2019 के आखिर से दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों की। दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन शाहीन बाग में चल रहा था। फरवरी के चौथे हफ्ते में कई और जगह प्रदर्शन शुरू हुए, खासकर उत्तरी पूर्वी दिल्ली में। यहाँ जाफराबाद में मेट्रो स्टेशन के पास रास्ता रोककर प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन शुरू किया। इसके विरोध में 23 फरवरी को बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की अगुवाई में सीएए का समर्थन करने वालों ने रास्ता खुलवाने के लिए जाफराबाद के पास ही मौजपुर में प्रदर्शन किया, और उसके अगले दिन ये झगड़ा हिंदू मुस्लिम हिंसा में तब्दील हो गया और फिर एक बड़े दंगे में। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इस दंगे में 53 लोगों की मौत हुई, 400 से ज्यादा जख्मी हुए। मरने वालों में इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक स्टाफ अंकित शर्मा और कई पुलिस वाले भी शामिल थे। मीडिया रपटों के हिसाब से मरने वालों में 2/3 मुस्लिम थे। कई घरों और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया। हफ्ते भर में दंगा कंट्रोल हो गया और फिर बारी आई दंगे के आरोपियों पर कार्रवाई की। दंगों के जो आरोपी हैं उनको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वो जिन्होंने दंगे की साजिश रची, लोगों को दंगे के लिए भड़काया, भड़काने वाली बयानबाजी की, और दूसरे वो जो सीधे तौर पर हिंसा में शामिल थे, यानी जिसने किसी की हत्या की, किसी का घर जलाया, जिन्हें दंगाई भीड़ कहा जाता है। और दंगा मामलों की जांच कौन कर रहा था? दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के थानों की स्थानीय पुलिस। 6 जून को पुलिस ने बताया कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में कुल 751 एफआईआर दर्ज की गई, और किस समुदाय से कितनी एफआईआर दर्ज हुई इसकी भी जानकारी आई। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव के मुताबिक अल्पसंख्यक समुदाय की शिकायतों पर 410 एफआईआर दर्ज हुई, अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम समुदाय, और हिंदू समुदाय की तरफ से 190 एफआईआर दर्ज की गई। बाकी पुलिस की डेली डायरी के हिसाब से एफआईआर हुई, और इन एफआईआर के आधार पर अब तक कितने लोग गिरफ्तार हुए? 1575। पुलिस कह रही है कि यह आरोप गलत है कि हमने सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में दोनों समुदाय के लगभग आधे आधे हैं। पुलिस ने 6 जून को भी बताया कि अब तक गिरफ्तार 1400 लोगों में 620 हिंदू हैं, 683 मुसलमान, और पुलिस के दिए इन आंकड़ों पर शक करने की कोई वजह भी नहीं। अब जो गिरफ्तार हुए उनके साथ क्या हुआ? पुलिस ने बताया कि कुल 250 चार्जशीट दायर हो चुकी हैं। इनमें 1153 लोगों के साथ अपराध कोर्ट को बता दिए गए हैं। जाहिर है इसमें भी हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल हैं। तो फिर विवाद किस बात को लेकर है? पुलिस पर भेदभाव वाले आरोप क्यों लग रहे हैं? ये आरोप लग रहे हैं कुछ नामी लोगों की गिरफ्तारियों को लेकर, और जिन पर भड़काऊ बयान या साजिश रचने का आरोप है। इन चर्चित लोगों के नाम निकलते हैं पुलिस की खास एफआईआर से। इसे एफआईआर नंबर 59/2020 कहा गया। उमर खालिद हों या बाकी एक्टिविस्ट, ज्यादातर की गिरफ्तारी इसी एफआईआर के तहत हुई। और ये किसने दर्ज कराई? ये दर्ज कराई एफआईआर अरविंद कुमार ने। अरविंद कुमार कौन है? दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के नारकोटिक्स सेल में सब इंस्पेक्टर। इन्होंने दिल्ली दंगों के 10 दिन बाद 6 मार्च को एफआईआर दर्ज कराई। अपनी शिकायत में सब इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और उनके साथी साजिश रच रहे हैं। उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, महिला और बच्चों के साथ धरना देते हुए हथियार जमा किए। दिल्ली दंगों की जांच का असली विवाद इसी एफआईआर को लेकर है। एफआईआर 59 दर्ज करने के बाद सबसे पहले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। शुरुआत में गिरफ्तार आरोपियों पर यूएपीए नहीं लगाया गया,
उनकी जमानत हो गई। लेकिन अप्रैल के महीने में इस एफआईआर के तहत गिरफ्तार आरोपियों पर यूएपीए लगाया गया। ये यूएपीए क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, शॉर्ट में यूएपीए। अलगाववादियों से निपटने के लिए 1967 में यह कानून लाया गया था, जिसमें कई दफा बदलाव हुआ। ज्यादातर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों पर यह एक्ट लगाया जाता है। कड़ा कानून है, आसानी से जमानत नहीं मिलती, स्पेशल कोर्ट्स में इन पर सुनवाई होती है। तो एफआईआर 59 के तहत आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, जामिया एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष शिफाउर रहमान, कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां, जामिया की छात्रा सफूरा जरगार और उमर खालिद समेत कुल 14 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया। उन पर यूएपीए लगाया गया और इन पर आरोप क्या हैं, ये भी एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले ताहिर हुसैन, आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद। फरवरी वाली हिंसा का मास्टरमाइंड पुलिस ने ताहिर हुसैन को बताया। ताहिर के खिलाफ जून में दायर चार्जशीट में पुलिस ने कहा था कि इसने कबूल किया है कि यह हिंदुओं को सबक सिखाना चाहता था। पुलिस के मुताबिक ताहिर हुसैन अपने पहचान के खालिद सैफी के साथ 8 जनवरी को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तर में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद से मिला। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ताहिर हुसैन का काम एसिड, पेट्रोल, ग्लास बॉटल और पत्थर जमा करना था। ताहिर ने इलाके से सारे सीसीटीवी हटा दिए, अपने परिवार को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। 3 जून को दायर पुलिस की एफआईआर के मुताबिक ताहिर हुसैन ने आईबी के स्टाफ अंकित शर्मा की हत्या की साजिश भी रची। दूसरी चर्चित आरोपी सफूरा जरगार, ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एमफिल की छात्रा है। 10 अप्रैल को एफआईआर नंबर 48 के आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई। इस केस में 13 अप्रैल को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सफूरा को जमानत दी, लेकिन फिर एफआईआर 59 के आधार पर इनकी दोबारा गिरफ्तारी हुई। 21 अप्रैल को इनकी जमानत पर सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने सफूरा के खिलाफ यूएपीए लगा दिया। सफूरा प्रेग्नेंट बताई गई। इस आधार पर उनके वकील ने जमानत मांगी, पर कोर्ट से जमानत नहीं मिली। फिर 23 जून को सफूरा जरगार को जमानत दे दी गई। नताशा नरवाल और देवांगना कालिता, इन दोनों का नाम भी आया। ये दोनों दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की छात्राएं हैं। महिलाओं की आजादी के मुद्दे उठाने वाले पिंजरा तोड़ नाम का ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं। 23 मई को इनकी गिरफ्तारी हुई एफआईआर 48 के मामले में। इन पर आरोप क्या था? जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास सीएए के खिलाफ धरना प्रदर्शन का। 24 मई को कोर्ट ने यह कहते हुए इन्हें जमानत दी कि इनके खिलाफ हिंसा भड़काने वाला कोई सबूत नहीं है। इसी दिन एफआईआर नंबर 50 के तहत इनकी दोबारा गिरफ्तारी हुई। नताशा नरवाल को एफआईआर 59 के तहत 29 मई को फिर से गिरफ्तार किया गया। देवांगना कालिता दिसंबर 2019 में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के एक मामले को लेकर गिरफ्तार की गई। 2 जून को जमानत मिली, लेकिन फिर पुलिस ने अपना ब्रह्मास्त्र एफआईआर 59 इस्तेमाल किया और इसके तहत 5 जून को फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने देवांगना कालिता को हिंसा मामले में मुख्य साजिशकर्ता बताया था और उनकी जमानत का विरोध किया था। 1 सितंबर को देवांगना कालिता को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दी और जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि देवांगना सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में हिस्सा लेती हुई दिखी थी, जो संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत हर नागरिक का अधिकार है। हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश कुमार ने कहा कि मेरे ख्याल से जमानत देने से जांच पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वो अनजस्टिफाइड डिटेंशन और हैरेसमेंट से बच सकेंगे। अब बात उमर खालिद की। एएनयू का पूर्व छात्र, भारत तेरे टुकड़े होंगे वाली नारेबाजी में भी पुलिस ने उमर को गिरफ्तार किया था। 14 सितंबर को दिल्ली दंगा मामले में उमर को गिरफ्तार किया गया। यूएपीए लगाया गया। आईपीसी 302 यानी कि हत्या, 2 समुदाय में नफरत फैलाने जैसे कई आरोप लगाए गए। ये गिरफ्तारी एफआईआर 59 में दर्ज हुई। उमर खालिद के अलावा स्वराज अभियान के योगेंद्र यादव, सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद जैसे कई एक्टिविस्ट के नाम भी पुलिस की चार्जशीट में सामने आए। कयास लगाए जा रहे हैं कि इनमें से कुछ की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तारी हो सकती है। ये वो लोग हैं जो सीए के खिलाफ प्रदर्शनों में शामिल थे, जहां इन्होंने भाषण दिया। जो लोग दिल्ली पुलिस की जांच पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कपिल मिश्रा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया या अनुराग ठाकुर को क्यों नहीं किया गया। क्या आरोप है? कपिल मिश्रा का दिल्ली हिंसा शुरू होने के पहले दिन एक वीडियो आया, जिसमें वो दिल्ली पुलिस के सामने ही अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के बाद सीएए के विरोध में रास्ता रोकने वालों से वो निपटेंगे। पहले के एक और बयान में उन्होंने दिल्ली चुनाव को भारत और पाकिस्तान की लड़ाई बताया था। दिल्ली दंगों से पहले अनुराग ठाकुर ने भी एक बयान दिया था, जिसमें गद्दारों को गोली मारने की बात थी। लोगों ने इसे शाहीन बाग से जोड़ा। तो लोग पूछ रहे हैं, ये भी तो 2 समुदायों में नफरत बढ़ाने वाले बयान हैं, इन्हें क्यों नहीं नजर में लाया गया?
अब पुलिस का पक्ष। दिल्ली पुलिस गैजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन ने 2 दिन पहले एक वेबिनार रखा जिसमें पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव थे। इसमें दिल्ली दंगा केस की जांच कर रहे स्पेशल सेल के डिप्टी कमिश्नर प्रमोद सिंह कुशवाहा ने कहा कि उन्हें अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसमें CAA या NRC के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले हिंसा में शामिल हों, ये बात स्थापित हो रही हो। कुशवाहा के मुताबिक एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है कि CAA के समर्थन वाले भी हिंसा में शामिल थे, लेकिन ये बात सही नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कुशवाहा ने कहा कि जब पुलिस ने दिल्ली दंगा मामले की जांच शुरू की तो एक कॉमन पैटर्न सामने आया। हर जगह प्रदर्शनकारियों ने एक साथ रास्ता जाम करना शुरू किया। ऐसा जमुना पार वाले इलाके में 25 जगह हुआ और रास्ता जाम करने वाले लोकल नहीं थे। कुशवाहा ने कहा कि यह पहला संकेत था कि एक बड़ी साजिश रची गई और जल्दी इस बड़ी साजिश पर चार्जशीट फाइल की जाएगी। इस वेबिनार में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव भी थे। उन्होंने कहा कि हम अब जांच के आखिरी सिरे की तरफ बढ़ रहे हैं और उमर खालिद को गिरफ्तार किया तो इसके बाद सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और टीवी पर लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। वो जांच को प्रभावित करना चाहते हैं। कमिश्नर के मुताबिक गुरुवार को दंगे की साजिश पर चार्जशीट फाइल की जाएगी, इसलिए कुछ इंटरेस्ट ग्रुप दिल्ली पुलिस की जांच को गलत साबित करना चाहते हैं। शायद इंटरेस्ट ग्रुप में दिल्ली पुलिस कमिश्नर जूलियो रिबेरो का नाम भी ले रहे हों, जिन्होंने चिट्ठी लिखी है। जूलियो रिबेरो की चिट्ठी के जवाब में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने लिखा कि तथ्यों और सबूतों के आधार पर कार्रवाई की गई है और कहीं भी भेदभाव नहीं हुआ। अब दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से चार्जशीट दायर की या जिस तरह से कई एक्टिविस्ट पर धाराएं लगाई, वो कितना सही है, ये जानने के लिए हमने कानून के जानकारों से, इस मामले पर नजर रख रहे लोगों से भी बात की। दिल्ली पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, वो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन का अर्थ कभी नहीं होता है कि किसी को आरोपी जो है डिक्लेयर, ये केवल एक आरोपी है। ये पुलिस का हक है कि किसको इन्वेस्टिगेशन करना है। जहां तक UAPA की जो धाराएं की बात है, जो धारा है नो डाउट स्ट्रिंजेंट धारा है और यह पहले FIR में नहीं था। जो पहला FIR था उसमें जो है सेक्शन 302 और 124 इंडियन पीनल कोड और 154 में शायद ये FIR किया गया था। बाद में जो है उसको जो 2-4 सेक्शन जो UPA का जो है जोड़ा गया, जो सेक्शन 13 है, सेक्शन 14 है, 16 भी है, 17 भी है और 18 भी है, जिसमें जो है वो बहुत ही सीवियर पनिशमेंट की उसमें जो है प्रेस्क्राइब किया गया है। जहां तक स्ट्रिंजेंट धारा की बात है तो आपको ये मैं बता देना चाहता हूं कि दिल्ली दंगे में बहुत लोग, दोनों समुदाय के लोग आज तक जो है वो जेल में बंद हैं और दोनों को बेल नहीं दिया जा रहा है। जुडिशियरी अपना निष्पक्ष भूमिका जो है आज भी अपना रही है और लोगों को बेल देने से वो रिजेक्ट हो रहा है। हमने आपको शुरुआत में बताया, आरोप 2 तरह के हैं, साजिश रचने वाले और असल में हिंसा करने वाले। इस आधार पर देखें तो असल में हिंसा करने वालों में तो तमाम लोग दोनों समुदायों के हैं जो आरोपी हैं, लेकिन दंगा शुरू करने की साजिश में पुलिस सिर्फ एक ही पक्ष मान रही है और साजिश में आरोप वाले मामले पर जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको जमानत देते हुए कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां भी की हैं। तो एक तरफ पुलिस का पक्ष है, एक तरफ कोर्ट का पक्ष है। हमने पूरे मामले के आपको तथ्य बता दिए, अब आप तय करिए जांच में आपको कहीं भेदभाव दिखता है क्या। आज के शो में इतना ही। हमेशा की तरह आखिरी में कविता। आज कविता है सागर पालमपुरी की। दरअसल सबसे आगे जो दंगाइयों में था, तफ्तीश जब हुई तो तमाशाइयों में था। हमला हुआ था जिन पे वही हथकड़ी में थे, मुजरिम तो हाकिमों के शनासाइयों में था। उस दिन किसी अमीर के घर में था कोई जश्न, बेरब्त एक शोर सा शहनाइयों में था। हैरान हूं मेरे कत्ल की साजिश में था शरीक वो शख्स जो कभी मेरे शैदाइयों में था। और शोहरत की इंतहा में भी आया न था कभी सागर वो लुत्फ जो मेरी रुसवाइयों में था। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, अपने लोकतंत्र का भी। शुभ रात्रि। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।